हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे चैनल साइंस स्टडी 99 ग्रुप में। तो जैसा कि फ्रेंड, आज हम बीए प्रोग्राम ग्लोबलाइजेशन थर्ड ईयर वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं। ये 20 मार्क्स का क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, तो क्यों ना आप अपने आंसर को तैयार कर लें और आप अपने एग्जाम में अच्छे से लिखेंगे तो कहीं ना कहीं आपके नंबर इंक्रीज हो जाएंगे। तो ये जो वीडियो का जो पार्ट है, ये हमारा 10वां पार्ट है। DU, सोल, इग्नू के कॉलेजेस में कई बार क्वेश्चन रिपीट हुए। तो पहले मित्रों, हम बात कर रहे हैं कि वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं। अर्थव्यवस्था के चरण अगर देखा जाए तो महान शास्त्री डब्ल्यू रोंटा अनुसार, यानी रोंटा के अनुसार विश्व की अर्थव्यवस्था का जो इतिहास है वो 5 चरणों में होकर गुजरा है। परंतु अनेक शास्त्री इस विचार से सहमत नहीं हुए, इनकी बातों से सहमत नहीं हुए। अनेक इतिहासकार इस बात पर विचार करते आए हैं कि आर्थिक घटनाओं ने किस प्रकार विभिन्न समाजों का रूप ही बदल दिया है। अर्थव्यवस्था में जैसे रोंटे यानी परिवर्तन लाना चाहते थे, रोंटे समाज में धीरे धीरे परिवर्तन लाना चाहते थे, लेकिन अगर देखा जाए तो विचारकों के अलग अलग मतभेद पाए गए थे। ऐतिहासिक रूपांतरण पिछले कुछ दशकों में पश्चिमी समाज के मूल तथा सामाजिक राजनीतिक ढांचे में काफी हद तक परिवर्तन आया है। परिवर्तन के बाद अगर देखा जाए तो वैश्विक जीवों की चिंता क्या हो चुकी है, बढ़ चुकी है। तो आपको यहाँ पे वैश्विक लिख लेना है। इस बारे में तरह तरह के उन्होंने अपने विचार प्रकट किए हैं। उन्होंने पश्चिमी अर्थव्यवस्था रूपांतरण के दौर में गुजर रही है। उन्होंने बताया कि जो भाई पश्चिमी जो अर्थव्यवस्था है, अब देश पश्चिम की अर्थव्यवस्थाओं को धीरे धीरे अपना रहे हैं, यानी उनकी संस्कृति, खान पान, हर एक चीजों को वो अपनाना शुरू कर रहे हैं। और आने वाले समय में इसका क्या रूप होगा, बहुत ज्यादा मुश्किल है। समकालीन विश्व की सामाजिक और आर्थिक संस्कृति व्यवस्था पर पूंजीवादी देशों का पूर्ण रूप से क्या हो जाएगा, नियंत्रण हो जाएगा। उन्होंने बताया कि भाई समकालीन पूरे विश्व में अगर देखा जाए तो सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक रूप से दबदबा किसका हो जाएगा, पूंजीवादी देशों का। अब हम बात करते हैं कि अक्टूबर क्रांति, समाजवादी यानी ऐतिहासिक परिवर्तन के समय एक नई पश्चिमी सभ्यता का विकास हुआ था। इसके विरोध में रूस में 1917 की अक्टूबर की क्रांति हुई थी। इतिहास की सबसे बड़ी घटना मानी जाती है। रसिया ने जब क्रांति किया था तो उस क्रांति का नाम क्या था, बोल्शेविक की क्रांति, यानी रूस की क्रांति। क्योंकि इस क्रांति में मानव की बुनियादी सोच में काफी हद तक परिवर्तन आ गया, जिससे धीरे धीरे समाज में मार्क्सवादी विचारधाराओं को अपनाया जाने लगा। बाद में क्या हुआ कि 1991 में रसिया यानी सोवियत संघ का जब पतन हुआ तो धीरे धीरे उसकी जो विचारधारा थी धीरे धीरे कम होने लगी और पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में पूंजीवादी को ही अपनाया जा रहा है। वैश्वीकरण के माध्यम से अगर देखा जाए तो बाजार में नई अर्थव्यवस्था उभर कर आई है। नई तकनीकी, टेक्नोलॉजी अगर देखा जाए, संस्कृति को देखा जाए, जिससे सभी देशों के विश्वासों, सामाजिक, राजनीतिक, जिससे सभी देशों के विश्वासों, सामाजिक और राजनीतिक अर्थव्यवस्था में परिवर्तन आया। तो ये वैश्वीकरण के परिणाम से हुआ है। बहुत सारे देशों में सामाजिक रूप से परिवर्तन हुआ है, राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से, अर्थव्यवस्था में काफी हद तक बदलाव आया है। आने वाला समय ना तो पूंजीवाद का होगा, ना ही क्या समाजवाद का। तो भाई क्या होगा, तो हमें यहाँ पे समझना है कि आने वाला जो समय है या समाज है वो केवल सूचना और ज्ञान पर आधारित हो जाएगा। ना ही वो पूंजीवाद को एक्सेप्ट करेगा, ना ही वो समाजवाद को एक्सेप्ट करेगा। लेकिन एक्सेप्ट किसको करेगा, सूचना और ज्ञान को एक्सेप्ट करेगा। सूचना क्रांति, समय परिवर्तन, यानी समय समय पर परिवर्तन के साथ साथ सूचना तकनीकों में काफी हद तक क्या आता है, परिवर्तन आता है। आज विश्व के अधिकतर तकनीकी क्रांति ने देशों और लोगों के संपर्क को आसान कर दिया। ये सूचना का जो क्रांति है ना, आज बहुत सारे विश्व में देखा जाए जितने भी देश है एक दूसरे के साथ जो जुड़ रहे हैं ना, वो सूचना को आसान किया गया है। यानी सूचना को इतना आसान कर दिया है ताकि हर कोई देश दूसरे देश के साथ अच्छे तरीके से व्यापार कर सके, अच्छे संबंध रख सके। जिन देशों में सूचना के साधन तेजी से विकसित हुए हैं, वहां आर्थिक, सामाजिक रूप से बड़ी तेजी से बदलाव आया उसमें। जिसके विपरीत जो देश
अभी क्या सूचना क्रांति से दूर है, उनका विकास कम है। कुछ ऐसे देश जो है जो सूचना क्रांति से दूर है, अगर सूचना की क्रांति उनके पास आ जाता है तो उनका जो समाज होगा, आर्थिक रूप से हो चाहे सामाजिक रूप से हो, वो डेवलप्ड हो जाएगा। रुझान वैश्वीकरण के बाद विश्व का रुझान एकीकरण की ओर हो चुका है। जो विश्व का अगर देखा जाए, विश्व के प्रत्येक देश अब ना भूमंडलीकरण, वैश्वीकरण, एकीकरण की ओर होते जा रहा है, परंतु विश्व के कुछ क्षेत्रों में एक ही कारण से स्वीकार नहीं किया गया है, जिसका मुख्य कारण क्या है? धार्मिक। यानी वैश्वीकरण एकीकरण को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे, क्या वजह है? धार्मिक, जातीय, अन्य कट्टरपंथी सिद्धांतों का होना। इस वजह से कुछ ऐसे देश जो है एकीकरण को एक्सेप्ट नहीं कर रहे। सोवियत संघ के विघटन के पश्चात दुनिया के बीच पूंजीवादी तेजी से लोकप्रिय होने लगा तथा अन्य समाजवादी देशों ने अपनी उत्पादन समता को बढ़ाने के लिए, तो प्यारे मित्रों आपको यहाँ पे समता लिख देना, समता को बढ़ाने के लिए मुक्त बाजार की प्रणाली को अपना लिया। प्यारे मित्रों हमें पढ़ना है कि भूमंडलीकरण ने असमानताओं को कैसे जन्म दिया। तो इसका अधिकतर जो लाभ हुआ था वो बहुराष्ट्रीय कंपनियों को सबसे ज्यादा, यानी बाहर की जितनी जो कंपनियां थी, टीएनसी, एमएनसी जो कंपनियां थी, जो विकसित जो देश थे, विकसित जो कंपनियां थी, उनको सबसे ज्यादा लाभ हुआ। जबकि सामाजिक व्यवस्था धीरे धीरे क्या होते जा रही है, जबकि सामाजिक व्यवस्था धीरे धीरे समाप्त होते जा रही है। आज इस प्रक्रिया के कारण दुनिया के 3 अमीरों की संपत्ति 50 देशों की जीडीपी के बराबर रह गई है, और वह देश जो गरीब होते जा रहे हैं, कुछ ऐसे देश जो गरीब होते जा रहे हैं। तो प्यारे मित्रों अब हम बात करते हैं कि दादागिरी वैश्वीकरण के फलस्वरूप आर्थिक रूप से शक्तिशाली देशों की कमजोर देशों पर दादागिरी बढ़ते जा रही है। यानी क्या कहा जा रहा है कि आर्थिक रूप से शक्तिशाली देशों की कमजोर देशों पर दादागिरी होते जा रही है। जो शक्तिशाली जो देश है वो कमजोर देशों को दबाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि सूचना क्रांति ने संपन्न देशों की संस्कृति को विभिन्न राष्ट्रों में पहुंचा दिया। आज विश्व की समरूप संस्कृति का विकास होते जा रहा है। जीवन का जो है मशीनरीकरण जो है वो वैश्वीकरण में आज मानव जीवन को मशीनरी चरण में बदल दिया। यानी अब व्यक्ति जो है वो धीरे धीरे कार्य कर रहा है, यानी एक मशीन की तरह हो गया है। आज परिवार में सामाजिक जो संगठन था वर्तमान समय में धीरे धीरे समाप्त होते जा। पहले हम बात कर रहे हैं कि संयुक्त परिवार, धीरे धीरे संयुक्त परिवार में से टूटा तो एकल परिवार बना। तो ये कुछ कारण थे। वैश्वीकरण को अपनाने से क्या हुआ कि परिवार का भी बिखराव शुरू हो गया, इससे परिवार भी धीरे धीरे समाप्त हो गया। पश्चिमी सभ्यता में आने वाले बदलावों ने अन्य देशों के नागरिकों की जीवन शैली में काफी हद तक परिवर्तन कर दिया। अधिक संपत्ति अर्जित करने की लालच में अधिक श्रम, अधिक बढ़ावा दिया गया। यानी अपने परिवारों को उन्होंने छोड़कर शहरों में आना जाना शुरू कर दिया, बसना शुरू कर दिया, जिससे परिवारों में भी कमी आ गई, जिसके कारण वह समाज से धीरे धीरे दूर होते गए और अकेलेपन का जीवन जीना शुरू कर दिया। तो आर्थिक प्रतिस्पर्धा क्या है? वैश्वीकरण ने वैचारिक टकराव के स्थान पर आर्थिक टकराव को सबसे ज्यादा बढ़ावा दिया है। अब विश्व में संघर्ष क्षेत्र के लिए ना होकर आर्थिक विकास के लिए हो रहा है। अब विश्व में जो संघर्ष है क्षेत्र के लिए नहीं होता, किसके लिए हो रहा है? आर्थिक विकास के लिए हो रहा है। और 20वीं शताब्दी में अंतिम वर्षों में जो प्रौद्योगिकी परिवर्तन में आया था उससे नई आर्थिक प्रतिस्पर्धा पैदा हुई है, जिसमें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का जो विकास है बहुत अच्छे तरीके से हुआ। हम कह सकते हैं कि अमेरिका के नेतृत्व में आज पूंजीवाद अपने चरम और हम कह सकते हैं कि अमेरिका के नेतृत्व में आज पूंजीवाद अपने चरम सीमा पर है। आज विश्व में पश्चिमी गठबंधन का प्रभुत्व बदलता जा रहा है। तो प्यारे मित्रों ये थे हमारे कुछ थॉट्स जो कि अभी हमने पढ़ा। इसे आप अपने कॉपी में नोट कीजिए ताकि आप अपने एग्जाम में अच्छे तरीके से लिख सकें और आप अपने मार्क्स को इंक्रीज कर सके। वैसे तो हमारा आज का जो टॉपिक था वो पूरा फाइनल हो चुका है। ग्लोबलाइजेशन के पूरे 10 के 10 मैंने क्वेश्चन तैयार करके आप लोगों को दे दिया है, तो आप अपने एग्जाम में अच्छे तरीके से अंक लेकर आइए। तो प्यारे मित्रों हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।